Okay, welcome back to my channel. So you all know we are doing Indian Evidence Act in comparison Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Today is our third day and we are starting section third of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 in comparison to Indian Evidence Act, जो कि हमारा सेक्शन 5 में था पहले, अब वो सेक्शन 3 में हो गया है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे डिट्टो सेम है, बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। एक बार हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया जाएगा। सो एविडेंस मे बी गिवन in any suit or proceeding of the existence of non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereafter declared to be relevant and of no others। जो आपका ये पार्ट 2 है, चैप्टर 2 है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। बेसिकली पहले ये आपका सेक्शन 5 से 55 में था। पहले आपका सेक्शन 5 से 255 था आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 3 to 50 हो चुका है। कॉन्सेप्ट सारे ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सारे ही सेम है, बस थोड़े से सेक्शंस ऊपर नीचे हुए हैं। जैसे कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पुलिस से रिलेटेड 3 सेक्शन थे, सेक्शन 25, 26, 27, उसको अब मर्ज कर दिया गया, एक ही सेक्शन बना दिया गया, जिसकी वजह से वो सेक्शंस कम हो गए हैं। इसी तरह से आपका जो डेथ का था सेक्शन 32, उसमें चेंजेस कर दिए गए, वो सारे सेक्शंस कंबाइन कुछ कुछ हो गए, इसलिए सेक्शंस आपके इसमें कम हो गए, अदरवाइज बिल्कुल ही सिमिलर है आपका। अब इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। Evidence may be given in any suit or proceedings. This means civil suit and criminal proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereafter declared to be relevant. This means आप किसी भी फैक्ट का एविडेंस किसी भी फैक्ट का आप 2 ही सर्कमस्टांस में दे सकते हो, जब वो फैक्ट या तो रेलेवेंट फैक्ट हो या फैक्ट इन इशू हो, एंड ऑफ नो अदर, और किसी भी चीज का नहीं, एंड ऑफ नो अदर। इसमें एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट which he is disentitled to prove by any provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure। किसी भी सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड अगर किसी भी सेक्शन में ऐसा लिखा है उसका एविडेंस नहीं देना है, तो आप उसके लिए बाइंड रहेंगे और उसका एविडेंस आपको देने की जरूरत नहीं रहेगी। ये आपका सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पे एप्लीकेबल है। फैक्ट आपको पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में 2 ही चीज का सिर्फ एविडेंस देना है, फैक्ट इन इशू का एंड रिलेवेंट फैक्ट का। ये आपको उस सर्कमस्टांसेस में फैक्ट्स में देखना है क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट है। रिलेवेंट किसे है, जो उस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होंगे वो सारे रिलेवेंट होंगे आपके, और कोई भी फैक्ट जो इन इशू होगा, इन कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो आपका प्रूफ करना होगा आपको बियॉन्ड डाउट्स। ओके, एक इसका आप पहले जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं, उसके बाद हमें केस लॉ से समझेंगे क्या फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं एंड कौन से फैक्ट्स एंड इशू में आपके आएंगे। सो आपका जो बुक में, जो बेयर एक्ट में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, ए इज मर्डर ऑफ बी by beating with him with a club with the intention of causing his death. At A's trial, the following facts are at issue. A is beating B with a club. A is causing B's death by such beating. A's intention to cause B's death. ये सारे आप देख सकते हैं, relevant fact है, fact in issue है, inconsistence में है। Second, a suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure 1908। दोनों इलस्ट्रेशंस आपके पहले वाले ही हैं।
इलस्ट्रेशंस अपने आप में क्लियर हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगी बेसिकली ये जो सेक्शन है आपको कैसे पढ़ना है, किस किस से लिंक करने पढ़ना है। दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मस्ट है इसको लिंक करके पढ़ना। अर्लियर सेक्शन 136 था पार्ट 2। अब जो सेक्शन 136 है वो आपका सेक्शन 141 हो चुका है। तो अब हम नए के हिसाब से चलते हैं। सेक्शन 141 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 107 जो पहले आपका 104 था। अब इन दोनों में क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा जैसे हम आगे करेंगे सेक्शन वाइज तब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी के लिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ इसमें एक्चुअल में क्या है। जजेस टू डिसाइड admissibility of evidence, admissibility of evidence। बेसिकली इसमें जज डिसाइड करता है कि कौन से एविडेंस लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, किसका प्राइमरी एविडेंस लेना है किसका सेकेंडरी एविडेंस लेना है। इसमें ये है 107 इज अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करेगा जो उसका प्रूफ देना चाहता है, जो उसका प्रूफ देना चाहता है। अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन है तो इसका प्रूफ दिया जाएगा। ये जो भी स्टेटमेंट है जो जिनकी अब जो भी डिसीज्ड है उन्होंने स्टेटमेंट दी है इसके सामने दी है तो इसका प्रूफ दिया जाएगा जिसके सामने वो डाइंग डिक्लेरेशन दी गई है। इसी के साथ आपको एक और सेक्शन इसके साथ पढ़ना चाहिए वो है सेक्शन 158 impeaching credit witness, impeaching credit of witness। impeaching credit of witness इसमें दिया गया है कि कोई भी ऐसे एविडेंसेस आपको नहीं लेने हैं जो एक विटनेस का के क्रेडिट को इम्पीच करे, हार्म करे किसी भी तरीके से। किसी भी कोई भी ऐसा फैक्ट एविडेंस आपको नहीं लेना है जो विटनेस की क्रेडिबिलिटी को हार्म करे। ये 3 सेक्शंस हैं जो आपको इस सेक्शन के साथ सेक्शन 3 के साथ ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ आपको रीड करना है। इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस है सेक्शन 3 के, इसके साथ कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 3 के, वो भी देख लेते हैं। जो रेलेवेंट तो है बट उसको प्रूफ करना नहीं है आपको। ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जैसे कि आपका पहले आप इंडियन एविडेंस में सेक्शन 25 था 26 एंड जिसमें था कि पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन दिया गया है, अब कन्फेशन दिया है उसने अपना गुनाह खुद माना है बट फिर भी आप उसको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका बार्ड है, वो आपका एग्जेम्प्टेड है कि उसको प्रूफ नहीं कर सकते आप। अब कौन से सेक्शन में आ चुका है अब आपका आ चुका है सेक्शन 23। कुछ सेक्शंस है ये सारे एक्सेप्शंस है, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस हैं जो एग्जेम्प्टेड सेक्शंस हैं। इसमें प्रिजम्पशंस है पहले में, इसमें आपको पुलिस को दी हुई कोई भी स्टेटमेंट आप बाद में उससे डिक्लाइन करते हैं तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे एक्सेप्शंस हैं जो आपको सेक्शन 3 के साथ पढ़ने हैं। तो सेक्शन 3 में बेसिकली जाना जो फैक्ट्स है उसे प्रूफ करना जरूरी है। कौन से फैक्ट्स? रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू।
ये उसके एग्जाम्पशंस है। ऑल्दो ये सारे फैक्ट्स आपके रिलेवेंट है, बट इसमें एक्सेप्शन है, आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है या आपको इसको प्रूव नहीं करना है। अब इसके साथ ही केस डिसाइड कर लेते हैं आज के लेक्चर में। उस केस में क्या रहा था और कैसे उसका फैक्ट रेलेवेंट माना गया, कौन से फैक्ट रेलेवेंट माने गए, उसमें से हम देखेंगे क्या फैक्ट इन इशू देखते हैं एंड कौन सा फैक्ट रेलेवेंट देखते हैं। सो बेसिकली उस केस का नाम था बहुत ही फेमस केस था, प्रियदर्शनी मट्टू केस भी कहा जाता है उसे। केस का नाम मैं लिख देती हूँ। This case is also known as Priyadarshini Mattu case. Priyadarshini मट्टू केस, ये 2010 का है। इस केस के बेसिकली फैक्ट्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम उसमें देखेंगे क्या फैक्ट्स रिलेवेंट थे, कौन से फैक्ट्स केस ने उसको इग्नोर किया, कौन से फैक्ट्स को लिया गया। बेसिकली इसमें एक गर्ल थी जो कैंपस लॉ में पढ़ती थी और उनके पीछे इसमें एक जो एक्यूज्ड है हमारा वो था, वो ऑल्दो वो इवनिंग के क्लासेस में था और जो हमारी विक्टिम थी वो मॉर्निंग की क्लासेस में थी, फिर भी उसमें वो उसको पीछा करता था, फॉलो करता था, जिसकी वजह से जो हमारी विक्टिम थी उन्होंने कंप्लेन किया कि वो एक टाइम पे 2 कोर्स कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है, एक टाइम पे 2 केस करना। तो फिर उन्होंने उस चीज़ की कंप्लेन करी ये कैंपस लॉ में। इस तरीके से उनमें एनोमिसिटी, गुस्सा, एंगर उस लड़के में आ गया, उन दोनों के बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ गई। इसी तरीके से एक अनफॉर्चुनेट डे था जिस दिन ये आपका ऑफेंस हुआ। उस दिन हुआ ये कि जो विक्टिम थी वो अपने पेरेंट्स के साथ निकली, उसके पेरेंट्स 30 कोर्ट उतर गए थे और विक्टिम कॉलेज चली गई कार लेके। कॉलेज उन्होंने किया, 12:30 बजे वो वहाँ से निकली। जब वो निकली तो उन्होंने देखा कि वो जो एक्यूज़्ड है वो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो वहाँ से निकल गए। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास दोबारा 30,000 गई उन्हें पिक करने। पेरेंट्स ने उन्हें बोला कि आप जाओ, हम बाद में आएँगे। तो पेरेंट्स भी उसके साथ नहीं थे, उसके बाद वो घर चली गई। जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, पीएसओ थे, उन्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोल दिया गया था किसी काम से, वो लोग पुलिस स्टेशन चले गए थे। घर में एक मेड थी, जो वो डॉग को घुमाने के लिए ले गई। तो ये आपका सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि उस टाइम ऐसा सर्कमस्टांस बना कि कोई भी उस टाइम घर पे अवेलेबल नहीं था। तभी वहाँ पे पड़ोस में 2 लोग थे जिन्होंने देखा उस एक्यूज़्ड को उस घर के आस-पास। क्योंकि इस केस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि वो एक्यूज़्ड ने ही कुछ भी किया है या हमला किया है। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे उसे कन्विक्ट किया गया था। फिर जब उसके बाद बाद में 5:30 बजे जब उनकी सर्वेंट आई, उन्होंने देखा कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, दरवाज़ा तोड़ के पीएसओ वगैरह गए तो उन्होंने देखा कि ब्लड पड़े हैं बेड के पास। फिर उन्होंने देखा कि जो एक स्ट्रैंगुलेशन हो रखा है, वायर से उनकी गला मतलब दबा दिया गया है और फिर उनके सर्कमस्टांसेस में पता चला कि मे बी रेप एंड मर्डर का उसपे लगा चार्जेस लगे, एक्यूजेशन लगे, जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे कि पड़ोसी ने देखा, वहाँ पे वाइज़र था एक जो हेलमेट का टुकड़ा होता है शीशे का, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। वही सेम वाइज़र हेलमेट का जो टुकड़ा था, उस एक्यूज़्ड उस एक्यूज्ड के हेलमेट में नहीं था। इस तरीके से उन्हें लिंक किया गया, जिससे लगाया गया अनुमान कि ये एक्यूज्ड ही है जिसने ये सारी चीज़ें की। एक्यूज्ड के हाथ पे चोट था, जो पूछे जाने पे उसने बोला कि बहुत पहले 1 हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वज़ह से चोट लग गई थी। बट जो डॉक्टर का ओपिनियन ये था कि जो चोट है वो फ्रेश है, 1 या 2 दिन पहले का ही है। तो इस सारे एविडेंसेस से रिलेट करा गया कि ये जो एक्यूज़्ड है वही
रियल कल्प्रेट है उस विक्टिम के मर्डर एंड रेप चार्जेस का। सो बेसिकली इसमें हम बाइफरकेट करते हैं कि इसमें आपका रेलेवेंट फैक्ट में आप क्या देखेंगे एंड फैक्ट इन इशू में क्या देखेंगे। जो आपका फैक्ट इन इशू होगा उसमें हम कॉजेशन ऑफ डेथ ऑफ विक्टिम, देन इंटेंशन टू कॉज डेथ, factors affecting sentence, तो फैक्ट इन इशू आप इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं क्योंकि दो ऑफेंस हुए थे, मर्डर एंड रेप। आप सबको पता होगा जब कोई चार्जेस देखे जाते हैं तो सेपरेटली देखे जाते हैं कि मर्डर के उस पे चार्जेस लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, या रेप के चार्जेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप मर्डर के चार्जेस देखेंगे तो कॉजेशन ऑफ डेथ, स्ट्रैंगुलेशन हुआ था, गला घोटने की थी, उसके पास मार्क्स थे, नेल्स में उसके डीएनए पाए गए थे, और क्योंकि ये चीज बिल्कुल पता था और पीएसओ ने भी बोला था कि वो उसका पीछा कर रहा है, जो उनके नेबर्स थे उन्होंने बोला कि लड़के को देखा गया था इंसिडेंट से पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें एक और चीज थी कि उस दिन शाम में 6 बजे उस अक्यूज की क्लास थी जिसमें वो लेट पहुंचा था। तो ये भी एक फैक्टर था कि जिस टाइम क्राइम हुआ उस टाइम वो उस जगह पे था क्योंकि वो अपने क्लास में लेट पहुंचा था। तो उसे प्ली ऑफ एलिबाई भी नहीं मिला था। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है वो हम आगे के सेक्शन में करेंगे। तो कॉजेशन ऑफ डेथ था, इंटेंशन था उसका कॉज करने का डेथ, क्योंकि उसको उससे बदला लेना था, गुस्सा था, उस क्योंकि उसने उसकी कंप्लेन करी थी या उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ईगो की भी बात थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंटेंस, रेप में देखें तो पेनिट्रेशन प्रूव हो गया था, विदाउट कंसेंट हमारा लोअर कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया था। उसका रीजन ये था क्योंकि जो हमारी विक्टिम थी वो वेल ड्रेस्ड थी, विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में कोई निशान या कोई भी डैमेज नहीं पाया गया था, तो ऐसा एज्यूम किया गया था कि मे बी वो कंसेंट से हुआ हो इस वजह से। बट आप हायर कोर्ट ने इसे ओवर रूल कर दिया गया था ये कह के कि मे बी उस टाइम लड़की ने कोई कुछ भी डिनाई नहीं किया अगर उस टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके कंसेंट से नहीं हुआ होगा। मे बी वो अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती होगी, इस वजह से उसने उतना कोई कुछ भी अपने आप को डैमेज करने के से बचाया होगा, बट दिस डजंट मीन कि वो उसका कंसेंचुअल था। इस वजह से जो हमारा एक्यूज था उसको मर्डर और रेप दोनों के लिए ही कन्विक्ट किया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फैक्ट इन इशू क्या क्या है। अब रेलेवेंट फैक्ट्स इसी में आप खुद ही बता पाएंगे कि रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है। रेलेवेंट फैक्ट सारे आपके जो पड़ोसियों ने देखा वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट था। हेलमेट का वाइजर जो शीशा होता है हेलमेट का वो उस लड़की के पास पाया गया था, पर और उसी टाइम पे उसके खुद के हेलमेट में, एक्यूज के खुद के हेलमेट में वो वाइजर नहीं था। दूसरा उसका जो झूठ बोलना, उसके चोटों को उसने बोला कि मेरा चोट पुराना है, जबकि वो जो चोट थे वो सारे फ्रेश चोट थे। डॉक्टर का ये ओपिनियन था, ओपिनियन मैटर करता है, ये भी हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। सारे जो एविडेंस एक्ट है ना, आप एक किसी भी केस उसको कोरिलेट करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ आएगा। फिर जो पड़ोसी ने देखा उसको, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपका वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। एंड लड़की का कंप्लेन करना भी रेलेवेंट फैक्ट है। आप उसका टाइम पे वहां ना होना, 6 बजे की क्लास होने के बावजूद उसी टाइम इंसिडेंट्स
मर्डर के जब हुआ उसी इंसिडेंस पे उसका अवेलेबिलिटी ना होना, ये सारे आपके रिलेवेंट फैक्ट हैं। तो इस तरीके से हम सारी ही सेक्शंस को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे, और जितने भी केस लॉज मैं आप लोगों की प्रोवाइड कर सकती हूँ वो बिल्कुल करूंगी। ये बहुत ही फेमस केस था, लीडिंग केस था, तो मैंने आपको इसके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन आगे के सेक्शंस करेंगे, सेक्शन 4, 5, 6 रिलेट करके सारी चीजों को। जो आपका बेसिकली सेक्शन 3 से 50 है, आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पे है, तो आप सारी चीज को कोरिलेट करके ही पढ़ सकते हैं। इसमें हमने देखा रिलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है। अब आप जो सेक्शन 4, 5, 6, 7 ये सब पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कौन कौन से फैक्ट्स को रिलेवेंट कहा जाएगा। जैसे मोटिव आपका रिलेवेंट होगा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट आपका रिलेवेंट है, फिर जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो भी आपका एक तरीके से रिलेवेंट है। प्ली ऑफ एलिबाई, उस टाइम पे जब कुछ मर्डर हुआ या रेप हुआ या कोई भी ऑफेंस हुआ, वो एक्यूज्ड है, नहीं है तो कहाँ है, क्या वो डिस्टेंस कवर कर सकता था उतने ही टाइम में, ये सारे चीज आपके रिलेवेंट फैक्ट्स में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच।